ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड में लाने की कोशिश हो रही है, ये एक किस्म का मुसलमानों को निशाना बनाकर इस पूरे मुल्क के माहौल को पोलराइज करना और 2024 के इलेक्शन में उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश। आखिर जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है वो तमाम स्टेट्स के लिए एक जैसा होना चाहिए, तो क्या कोई एक स्टेट, हर स्टेट अलग अलग अगर कॉमन सिविल कोड बनाएगा तो क्या उसको कॉमन सिविल कोड किया कहा जा सकता है? मीडिया जो एक डेमोक्रेसी का एक बहुत मजबूत पिलर है, उसको धीरे धीरे उसको कमज़ोर करने की कोशिश में ये ब्रॉडकास्ट बिल एक और बड़ा कदम है कि हुकूमत से अलग राय रखने वाले या हुकूमत के बातों पर क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों और इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। जो आम लोगों के लिए हेल्थ की स्कीम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की थी, उसका बजट घटा दिया गया है और आप देखेंगे कि उसके बजट में 33% की कमी कर दी गई। इस बार टैक्स में कोई रिलीफ नहीं दिया गया, तो आम लोगों के लिए इस बजट में कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिलता है। तो एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी हुई है, और अभी पार्लियामेंट का सेशन चल भी रहा है और हमारी हुकूमत ने इंटरिम बजट का सेशन चल रहा है और जो बजट पेश किया है, जाहिर है फाइनल बजट तो नई गवर्नमेंट पेश करेगी जब नया इलेक्शन होगा। तो ये इंटरिम बजट जो पेश हुआ है उस पर जमात इस्लामी हिंद ने उसको बारीकी से देखा है। उसमें 2-3 बातें हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और वो बातें ऐसी हैं जिनको हम पहले भी कहते रहे हैं। एक बात तो ये है कि जो हमारा सोशल सेक्टर है, सोशल सर्विस सेक्टर है, हेल्थ और एजुकेशन, जिसके बारे में हम बहुत पहले से ये कहते रहे हैं कि ये बजट हमारा जो पेश किया जाता है हर साल, हम उसकी डिमांड करते हैं कि हेल्थ पर हमारा कम से कम 3 या 4% ऑफ जीडीपी खर्च होना चाहिए और एजुकेशन जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी ये बात रिकमेंड की गई है कि एजुकेशन पर कम से कम 6% ऑफ जीडीपी वो हमारा बजट होना चाहिए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इस बजट में भी इसका ख्याल नहीं रखा गया है और इस बजट में भी ये बहुत कम बजट है हेल्थ पर। और हालांकि अमाउंट के लिहाज से थोड़ा बढ़ाया ज़रूर गया है कि 86,175 करोड़ जो पिछली बार था, अब उसको 87,656 करोड़ किया गया है हेल्थ का बजट। लेकिन अगर आप 5% इन्फ्लेशन को इसमें शामिल करें तो ये बजट काफ़ी कम है, घट जाता है, यानी पहले के मुकाबले में 3.17% की कमी इसमें आ गई है अगर हम इन्फ्लेशन को उसमें शामिल करें। इसी तरह से एक बहुत पॉपुलर स्कीम जो आम लोगों के लिए हेल्थ की स्कीम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की थी, उसका बजट घटा दिया गया है और आप देखेंगे कि उसके बजट में 33% की कमी कर दी गई। पिछली बार ये बजट 3,365 करोड़ था, अब 2,400 करोड़ इस बार रखा गया है। 33% की कमी इसमें आई है। माइनॉरिटीज़ के लिए जो बजट रखा जाता है उस बजट में भी कमी आई है और ये बहुत अफसोसनाक है कि कई स्कॉलरशिप्स, प्री मैट्रिक और मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप, फेलोशिप वगैरह, इनको बंद कर दिया गया है। और हालांकि मदरसा एजुकेशन के लिए कुछ बजट पहले के मुकाबले में बढ़ा है, यानी 2 करोड़ के मुकाबले में 5 करोड़ किया गया है, लेकिन ये 2 करोड़ पहले 10 करोड़ को घटाकर 2 करोड़ किया गया था, उसके बाद 5 करोड़ हुआ है। तो जमात इस्लामी हिंद ये समझती है कि हमारी हुकूमत को आम लोगों के बारे में और भारत जैसे देश में हेल्थ और एजुकेशन पर जो हमारा बजट आना चाहिए वो बजट जितना ज़रूरत है उससे बहुत ही कम है। अभी भी हमको बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस बार टैक्स में कोई रिलीफ नहीं दिया गया, तो आम लोगों के लिए इस बजट में कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिलता है।
दूसरी बात जो हमने अपने प्रेस नोट में शामिल की है वो हमारा एक ब्रॉडकास्ट बिल है जिसका संबंध आप सब लोगों से भी है। और हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद से मौजूदा जो हुकूमत है वो प्रेस की फ्रीडम को और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत ही श्रिंक करती जा रही है, उसका दायरा छोटी करती जा रही है। और गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट को के बारे में नेगेटिव कमेंट या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर क्रिटिसिज्म जो है उसको ये हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर रही है। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि मीडिया पर तो पहले से बहुत सी पाबंदियां हैं, लेकिन अब ये जो नया ब्रॉडकास्ट बिल लाया गया है और इसमें न्यूज़ की डेफिनेशन को जो बहुत बड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है और उसमें एनालिसिस को भी और व्यूज़ को भी और जो कंटेंट आप हम जनरेट करते हैं और OTT जो प्लेटफॉर्म्स पर जो डॉक्यूमेंट्रीज या छोटी फिल्म्स बनाई जाती हैं उन सब को उस दायरे में ले लिया गया है। और एक किस्म की ये सेंसरशिप है जो और ज़्यादा सख्त कर दी गई है और उस पर बहुत पनिशमेंट भी काफ़ी रखा गया है कि आप उस पर पेनलाइज भी किया जा सकता है, उसको बंद भी किया जा सकता है, कंटेंट को हटाया भी जा सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि मीडिया जो एक डेमोक्रेसी का एक बहुत मजबूत पिलर है उसको धीरे धीरे उसको कमज़ोर करने की कोशिश में ये ब्रॉडकास्ट बिल एक और बड़ा कदम है। और हम समझते हैं कि इससे हमारी डेमोक्रेसी बहुत कमज़ोर होगी और लोगों को अपनी बात रखने की जो आज़ादी है और हुकूमत के पॉलिसीज़ पर जो क्रिटिसिज्म की आज़ादी है उस आज़ादी को धीरे धीरे एक तरह से ख़त्म किया जा रहा है। और हम डेमोक्रेसी के बजाय एक बहुत ही एक डिक्टेटोरियल और अथॉरिटेरियन रेजीम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो जमात इस्लामी हिंद समझती है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस बिल को एक तरह से वापस करे और जो प्रेस की और लोगों की जो फ्रीडम है उस फ्रीडम को बचाना हम सब के लिए ज़रूरी है। और आपकी भी ये जिम्मेदारी है, मीडिया के साथियों की भी, कि इसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। और इसके अलावा दो और बातें हुई जो हमारे प्रेस नोट में तो शामिल नहीं है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि जो लोग गवर्नमेंट जिनको समझती है कि वो उनके खिलाफ राय रखते हैं या गवर्नमेंट पर क्रिटिसिज्म करते हैं, ऐसे लोगों को दबाने और ऐसे लोगों की आवाज़ को दबाने की बराबर कोशिश ईडी के ज़रिए, सीबीआई के ज़रिए, आईटी रेड्स के ज़रिए से की जा रही है। और उसमें एक नया एडिशन आपने अभी देखा होगा, हर्ष मंदर साहब जो बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, लोगों के हुकूक के लिए, लोगों के राइट्स के लिए आज से नहीं बरसों से काम कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेट रहे हैं। उनके घर पर जो है वो छापा डाला गया है और उनको डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। तो ये जो इसके हम बहुत सख्त अल्फाज में हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसको कंडेम करते हैं कि ये जो रवैया है हमारी हुकूमत का कि हुकूमत से अलग राय रखने वाले या हुकूमत के बातों पर क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों और इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने अभी एक कमेटी बनाई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में और अब उस कमेटी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का उत्तराखंड में और उसको चीफ मिनिस्टर को पेश किया है और अब वो वहाँ की असेंबली में पेश होगा। इस पर हमारा कहना ये है, पहली बात तो ये कि आखिर जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है वो तमाम स्टेट्स के लिए एक जैसा होना चाहिए, तो क्या कोई एक स्टेट, हर स्टेट अलग अलग अगर कॉमन सिविल कोड बनाएगा तो क्या उसको कॉमन सिविल कोड कहा जा सकता है? नंबर 1। दूसरा ये कि उसमें जो ड्राफ्ट में ये बात कही गई है कि ट्राइबल्स को, आदिवासियों को उससे अलग रखा जाएगा। जब आप एक्सक्लूड कर रहे हैं किसी ग्रुप को तो फिर आप उसको यूनिफॉर्म कैसे कह सकते हैं? और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम समझते हैं कि ये एक तरह से ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी को
निशाना बनाने और पूरे मुल्क में 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है उसके लिए एक माहौल तैयार करने। हालांकि उत्तराखंड के स्टेट में मुसलमानों की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, लेकिन वहाँ वो एक्सपेरिमेंट करके और एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें जिन चीज़ों को लाया गया है वो चीज़ें भी बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं और वो पहले से भी मौजूद हैं हमारे उसमें, कि एक से ज़्यादा शादियाँ और हलाला और ट्रिपल तलाक, जिन पर पहले से सब चीज़ें आ रही हैं। तो हम समझते हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड में लाने की कोशिश हो रही है, ये एक किस्म का मुसलमानों को निशाना बनाकर इस पूरे मुल्क के माहौल को पोलराइज करना और 2024 के इलेक्शन में उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश, ये हम जमात इस्लामी हिंद इस तरह की जो कोशिशें की जा रही हैं उनको हम कंडेम करते हैं और इसको मुल्क के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए हम बहुत ही नुकसानदेह समझते हैं।